हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सोनू खत्री। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉल्यूशन पेपर 2 फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जो सीएमए फाउंडेशन में दिसंबर 23 के अंदर पूछा गया था। तो ये है पेपर आपका बच्चों, ये किसी सीएमए फाउंडेशन पेपर 2, इसका सब्जेक्ट कोड है, पेपर नंबर है, सब्जेक्ट कोड FFC है। 51 से क्वेश्चन पूछे गए थे सब्जेक्ट के। तो 51 फर्स्ट क्वेश्चन जो है, गुड्स बॉट फॉर ₹32,000 पास्ड थ्रू सेल्स डे बुक विल रिजल्ट इन। आपने परचेज ऑफ गुड्स को सेल ऑफ गुड्स कंसिडर किया, इट मींस किसी एक्सपेंस को आपने इनकम मान लिया, तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो बच्चों 51 का करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 52, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन। जब आप किसी फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उसे आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया हुआ होता तो आप उसे परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते। तो इसके लिए आपके पास करेक्ट आंसर है 52 का जर्नल प्रॉपर। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 53, इसमें दे रखा है एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन। आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं हर एक ऑप्शन का करेक्ट आंसर टिक करूंगा और उसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों बी, इट इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। इस क्वेश्चन में जैसे ए ऑप्शन है, कई बार हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन हुआ हो, द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप इस अमाउंट को फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए खर्च नहीं कर रहे, आप ये अमाउंट जिस पर्सन को देंगे वो पर्सन उसे फिक्स्ड एसेट परचेज करेगा। तो इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है कि जिस अमाउंट का आपने एक्सपेंडिचर किया, जो आपने पेमेंट किया है, उसका रिसीवर क्या करेगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 54, और इसमें दे रखा है अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिकॉज ऑफ। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करती बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ट्रांजेक्शन मनी मेजरेबल हो, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो, आपको सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस जो है वो रिकॉर्ड करने। इसके बाद क्वेश्चन 55, द बुक वैल्यू ऑफ द असेट वॉज ₹1,45,800 आफ्टर चार्जिंग 3-year depreciation at the rate 10% per annum on written down value basis. What was the original cost of the machine? अब आपसे पूछा गया है कि 3 साल बाद असेट की वैल्यू 145,800 है, डेप्रिसिएशन की रेट 10% पर एनम WDV है। तो आप ये बताइए कि 3 साल पहले असेट की कॉस्ट कितनी थी। तो मैं आपको कहता हूं कि इसको सॉल्व करने के लिए आप एक सिंपल सा तरीका अडॉप्ट कीजिए। आप मानिए कि 3 साल पहले असेट की कॉस्ट जो है वो 3 साल पहले जो असेट की कॉस्ट है वो 100 है। अब इस पे अगर मैं 10% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करूं तो 100 का 10% 10, मेरी 1 साल बाद WDV बचती है 90 रुपीज। इस पे अगर हम सेकेंड ईयर का 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो 90% का 10% 9 होता है बच्चों। तो आफ्टर 2 इयर्स आपकी वैल्यू होगी 81। अगर हम इस पे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 10% का कैलकुलेट करें तो आपका डेप्रिसिएशन होगा 8.1। तो 81 में से 8.1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 72.9। आई गेस मेरी कैलकुलेशन ठीक है। 81 में से 8 माइनस करेंगे तो 73 आएगा, 73 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 72.9 आएगा। अगर आप कॉस्ट 100 अज्यूम कर रहे हो तो 3 साल बाद उस एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू बच्चों 72.9 होगी। अब आप उसको करना क्या है, आप ये रिटर्न डाउन वैल्यू 1,45,800 जो है वो 72.9 के इक्वल है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो बच्चों यहां पर कॉस्ट निकल के आएगी। मैं आपके लिए कैलकुलेटर पे कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं।
1,45,800 divide by 72.9 multiplied by 100 is equals to रुपीज 2 लाख। तो बच्चों इसका आपका करेक्ट आंसर था सी 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 56, यहां दे रखा है विच वन इज रॉन्ग। 4 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डेबिट ऑल इनकम्स क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस, ये रॉन्ग है बच्चों। नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन होता है। और सी ऑप्शन डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परफेक्ट करेक्ट। डेबिट ऑल द एसेट क्रेडिट ऑल लायबिलिटी, ये भी करेक्ट। तो बच्चों डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट ऑल एक्सपेंस, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग साइकिल का स्टेप है। फर्स्ट ऑप्शन है लेजर, यस इट इज अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यस इट इज ऑल्सो अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस अकाउंटिंग साइकिल एंड्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबो। तो 57 का करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों ऑल ऑफ द अबो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इसमें दे रखा है परचेज प्राइस ऑफ मशीन रुपीज 8,90,000, फ्राइट एंड कार्टेज 7,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000, इंश्योरेंस चार्जेस 20,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years विथ नो रेजिडुअल वैल्यू। इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे ईयर्स का डेप्रिसिएशन सेम होता है। तो आप इसमें अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको कॉस्ट कंसीडर करना होगा। तो कॉस्ट में 8,90,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000, ये अमाउंट आपका होता है 9,27,000। तो 9,27,000 आपकी कॉस्ट होती है। बच्चों इंश्योरेंस चार्जेस को कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। स्क्रैप वैल्यू यहां नहीं दे रखा, तो इट मींस 9,27,000 में आप डिवाइड करेंगे 5 का, तो आपका यहां पर डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 1 ईयर का बच्चों 9,27,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 185,400। तो करेक्ट आंसर इसका बच्चों सी है 185,400। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 59, बैंक हैज डायरेक्टली पेड रुपीज 2,250 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन BRS स्टार्टिंग विद पासबुक ओवरड्राफ्ट। पासबुक ओवरड्राफ्ट मींस बच्चों पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है। अगर आपका बैंक आपके इंस्ट्रक्शन पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर देता है, इट मींस आपकी पासबुक को रिड्यूस कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। पर कई बार हम उस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को ध्यान नहीं रख पाते और हमें उसे अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस रीजन की वजह से आपका पासबुक जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था और पासबुक की बेस है तो इसे इंक्रीज कर दिया जाएगा। पर बच्चों यहाँ पर ये बैंक पासबुक, ये जो पासबुक दे रखा है इसका नेगेटिव बैलेंस होने की वजह ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम इज नील, व्हाट विल बी द एंट्री विल बी पास। तो यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों। जब आप आपका गुड्स जब डिस्ट्रॉयड हो जाता है एक्सीडेंट में, तो गुड्स जब डिस्ट्रॉयड हो जाता है एक्सीडेंट में, अब देखो ये 4 ऑप्शन जो हैं, चारों ऑप्शन जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है। इट मींस नॉर्मल बिजनेस का गुड डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, जॉइंट वेंचर बिजनेस का गुड डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये गुड्स जो एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हुआ उसका इंश्योरेंस क्लेम नील है।
तो आपने ये गुड्स कभी तो भी परचेज किया होगा, एक्सपेंसेस आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। जब आप इस गुड्स का लॉस होता है तब आपको उस टाइम पे कोई एंट्री पास नहीं करनी है अगर इंश्योरेंस क्लेम निल हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपेंसेस को बुक कर चुके हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा बी, नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर, क्योंकि जब आप ये गुड्स ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं तब आप एक्सपेंडिचर कंसिडर कर चुके हैं। अब जब ये गुड्स लॉस्ट हो रहा है तब आप उसको उसके लिए अलग से कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कोई क्लेम कंसिडरेबल नहीं है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 61, इसमें दे रखा है ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स रिसीव करते हैं, कंसाइनी डेबिट्स विच ऑफ दीज अकाउंट। तो जब कंसाइनी गुड्स को, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दिस अकाउंट, जब कंसाइनी गुड्स को रिसीव करता है तो बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट करता है। कंसाइनी गुड्स रिसीव करने के लिए किसी भी अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट नहीं करता, कोई एंट्री पास नहीं करता, तो उसके लिए आंसर करेक्ट आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 62, ये कैलकुलेशन बेस्ड है। X send out goods to Y costing 2,50,000, goods are to be sold at cost plus 25%. The consignor asked consignee to pay an advance for an amount equivalent to 60% of the sale value. तो 2,50,000 कॉस्ट का गुड कंसाइन किया गया, सेल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप सेल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2,50,000 का 25% 62,500। अब सेल वैल्यू आपका अराउंड 3,12,500 बनता है और एडवांस अमाउंट 60% ऑफ सेल वैल्यू है, दैट मीन्स आपका 2,50,000 प्लस प्रॉफिट एलिमेंट दैट इज 62,500, देन सेल वैल्यू विल बी 3,12,500 और बच्चों एडवांस जो है वो 3,12,500 का 60%। तो ये मैं आपके लिए कैलकुलेट कर लेता हूं। 2,50,000 कॉस्ट था, इस 2,50,000 में आपको 20% प्रॉफिट ऐड करना है, तो आपकी सेल वैल्यू 3,12,500 बनने वाली है बच्चों, जिसका आपको 60% कैलकुलेट करना है, तो वो अमाउंट आएगा 187,500। क्वेश्चन नंबर 63, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ। जॉइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या है बच्चों? इसमें सारे इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल, जब बिल एंडोर्स हो जाता है, एंडोर्स बिल का डिसऑनर हो जाता है, विच वन ऑफ दीज अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉई। एंडोर्स बिल डिसऑनर होने पर ड्रॉई कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेगा? ड्रॉई ड्रॉवर को दोबारा अपना क्रेडिटर बना देगा और बिल को कैंसिल कर देगा। तो इसकी करेक्ट आंसर जो एंट्री है वो बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, बीपी बोले तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर होती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो ड्रॉई की बुक में जो अकाउंट क्रेडिट होगा बच्चों वो होगा ड्रॉवर्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, में दे रखा है द डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर एज बैड। आपकी कोई बैड डेप्ट हुई जिसे आपने राइट ऑफ भी कर दिया, उसे लॉस मान लिया, पीएनएल से चार्ज कर दिया। इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, अब आगे चल के वो जो बैड डेप्ट है वो आपको रिकवर्ड हो गई, तो उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है बैड डेप्ट। इसकी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेडिटेड टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 66, which is intended to be used over long term for earning profit therefrom। इनमें से कौन से आइटम है जिससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलती है? दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 67, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000, सेल 2,40,000, सॉरी प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट सेल पे गिवन नहीं है, कॉस्ट पे गिवन है, इट्स ओके। देन परचेज विल बी, तो आपको ये सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। देन परचेज विल बी, तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करिए। तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी होता है। यहां बच्चों सेल जो है वो 2,40,000 गिवन है, पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है यहां पर 20% ऑन कॉस्ट है। एज यू नो दैट अगर प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट का 20 हुआ, दैट इज 1/5 ऑफ कॉस्ट है, तो वो सेल का बच्चों 20% ऑन कॉस्ट 1/5 ऑफ कॉस्ट है, तो वो सेल का 1/4 25% होगा। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, जैसे यहाँ पे 20% कॉस्ट दे रखा है, लेट द कॉस्ट बी 100, कॉस्ट को आप 100 मानिए, सॉरी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर प्रॉफिट कॉस्ट का 20% है दैट मीन्स 1/5 ऑफ कॉस्ट, it will be 1/6 on sale, that is 16.66%। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, मान लीजिए कि आपकी कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो आपकी सेल 120 हुई। अब मुझे ये प्रॉफिट 20% कॉस्ट पे नहीं सेल पे चाहिए, तो इसे 20 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 करेंगे, तो आपका 20 डिवाइड 120 इंटू 100, इट्स 16.66%। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन सेल पे हुआ 16.66। अब आप इसे 2,40,000 जो है सेल अमाउंट पे अप्लाई करेंगे 16.666% को, तो आपका अप्रोक्स 40,000 प्रॉफिट आएगा जो आपको माइनस करना है। तो आपकी बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 2 लाख बनता है। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है बच्चों, तो आप यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह 2 लाख लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 50,000। परचेज आपसे पूछा गया है तो आप परचेज की जगह पी लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, आप इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 40,000। तो बच्चों माइनस का 40,000 यहां प्लस हो जाएगा, प्लस का 50,000 यहां माइनस हो जाएगा। इट मीन्स आपकी परचेज यहां पर आएगी 1,90,000। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 1,90,000। आई होप अभी तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें दे रखा है बच्चों द अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ। तो बच्चों मनी मेजरमेंट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, इन चीजों का इससे कोई लेना देना नहीं है। डुअल एस्पेक्ट में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है और ये इक्वेशन भी डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट पे बेस्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 69, when a check is received and it has been deposited into the bank at a later date। आपको कोई चेक मिला था जिसे आपने बैंक में किसी लेटर डेट पर डिपॉजिट किया। देन ऑन द लेटर डेट, चेक रिसीव करते टाइम आपसे एंट्री नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है लेटर डेट पे जब वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया, ऑन द लेटर डेट डैश 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 विल बी क्रेडिटेड। तो बताइए कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। एज यू नो कि सीएमए फाउंडेशन के अंदर चेक इन एंड नाम से अकाउंट ओपन नहीं किया जाता, उसकी जगह कैश लिखा जाता है। तो जब आप कोई चेक रिसीव कर रहे हैं तो ये कंसिडर किया जाता है कैश रिसीव कर रहे हैं। तो कैश टू डेटर, लेट से किसी डेटर से आपको चेक मिला,
तो आपने जब चेक रिसीव किया था तब एंट्री पास की थी कैश टू डेटर। अब वो चेक जब बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो ये कंसीडर किया जाएगा कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो एंट्री पास की जाएगी बैंक टू कैश। तो ऑन द लेटर डेट डेबिट होगा बैंक और क्रेडिट होगा कैश। तो इसमें पूछा गया है बच्चों क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैश, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 70। क्वेश्चन नंबर 70, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर outstanding subscription and outstanding rent of a club will be shown in the balance sheet in the balance sheet। ये पूछ रहे हैं कि बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग रेंट किसी क्लब के बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अक्रूड सब्सक्रिप्शन होता है बच्चों, जो आपकी एक असेट है, कोई इनकम जो आपने अर्न कर ली पर नहीं मिली, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अक्रूड सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ये एक असेट है जैसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाएगा, पर आउटस्टैंडिंग रेंट आपके एनजीओ के क्लब के एक लाइबिलिटी कंसिडर किया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन द असेट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन द लाइबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन द एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन द लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। इसमें लिखा है सैलरी हैव बीन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ₹3 लाख। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी आपकी 3 लाख है। इसका मतलब 1 ईयर का जो आपका सैलरी एक्सपेंडिचर है वो 3 लाख है। अब चाहे अमाउंट आपने इसमें 3 लाख पूरा पे कर रखा है या नहीं, डजंट मैटर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट है। तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अक्रूवल बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट भी ऐड किया जाता है। तो टोटल अमाउंट जो सैलरी का है वो आपका करंट ईयर के लिए है 3 लाख एज ए एक्सपेंडिचर। इट वाज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपका 42,000 था और एंड ऑफ द ईयर फॉर 3 मंथ, और एंड ऑफ द ईयर जो है साल के आखिरी में आपका जो आउटस्टैंडिंग था वो 3 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग था। अमाउंट नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। आगे दे रखा है द सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर विल बी। बताओ कितनी सैलरी आपने इस साल पे की। तो इसको ऐसे देखिए बच्चों कि आपका टोटल सैलरी 1 ईयर का था 3 लाख, जो 12 मंथ के लिए था। तो आप अगर 1 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपका सैलरी आएगा 25,000 पर मंथ। अब अगर मैं 3 मंथ के लिए इसे कैलकुलेट करूं तो आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी 3 मंथ का एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों 75,000 था। अगर आप आउटस्टैंडिंग वाली कॉन्सेप्ट समझते हैं तो एक्सपेंस हो या इनकम, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर पेड अमाउंट में ऐड होता है और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पेड अमाउंट में से डिडक्ट होता है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाला अमाउंट पेड अमाउंट में ऐड इसलिए होता है क्योंकि वो करंट ईयर का है पर पे नहीं हो पाया। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस इसलिए होता है क्योंकि वो आपने लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, वो लास्ट ईयर का एक्सपेंस था जो करंट ईयर में पे किया होगा, तो पेड अमाउंट में से उसे डिडक्ट कर दो क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है। तो आप इसको इक्वेशन बना के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेड अमाउंट जो है वो x था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इसमें ऐड करना है 75,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर पेड अमाउंट में से सबट्रैक्ट करना है, दैट इज 42,000। तो आपका अमाउंट जो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है दैट इज 3 लाख वो आएगा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो बच्चों। ये जो माइनस का 42 है यहाँ प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस का 75 है माइनस हो जाएगा, तो आपका पेड अमाउंट आ जाएगा। तो 3 लाख माइनस 75,000 प्लस 42,000 इज इक्वल्स टू बच्चों 2,67,000। क्वेश्चन नंबर 72, यहां दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर यूजुअली रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एंडोमेंट्स, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप, एंट्रेंस फीस, ये 4 आइटम रिलेटेड हैं। ट्रांसफर फीस एक नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड भी होता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 5।
ये आइटम्स जो हैं वो रिलेटेड है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्या 1 2 4 5 सही है? नहीं, 1 2 3 एंड 5 ये सही है जो एनजीओ से रिलेटेड आइटम्स हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 73, और ये क्वेश्चन दे रखा है कि इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इनकम टैक्स इज। तो बच्चों इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटर के लिए एक पर्सनल एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आती हैं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम आता है, पर रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम नहीं आता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, यहां पर ए ऑप्शन में रेवेन्यू इनकम भी आता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इसमें आपसे पूछा गया है बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, ऑन अक्रूवल बेसिस। सी में दे रखा है क्या, फर्स्ट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, और सेकंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अक्रूवल बेसिस पे बनता है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पे बनता है जो डी ऑप्शन में दे रखा है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस में बनता है जो डी में दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी। 76, नेक्स्ट क्वेश्चन, when at the end of the year entry closing stock account debit with 65,000 and purchase account credit with 65,000 is made in the books, then closing stock will be shown। तो बच्चों यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास कर रखी है, क्लोजिंग स्टॉक से परचेज को रिड्यूस कर रखा है। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में अलग से दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परचेज ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक से रिड्यूस कर दिया गया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया जाएगा, ओनली बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 51 से 76 डिस्कस कर लिए। अब आगे के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 77, यहां पूछा गया है आपसे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर स्टोर ऑन 31 मार्च 2023। और ट्रायल बैलेंस में बच्चों बैड डेब्ट, डेटर, प्रोविजन, ये ट्रायल बैलेंस के आइटम है। और आगे आपसे पूछा गया है कि बताइए, इफ द शेखर स्टोर्स makes a provision for bad and doubtful debt at 5% on debtors, the amount for such provision charged to profit and loss account for the year ending 31st March 23 will be। बताइए पीएनएल अकाउंट में चार्ज होने वाला अमाउंट कितना होगा प्रोविजन का। तो बच्चों इसके लिए एक कैलकुलेशन होती है। आप जब पीएनएल अकाउंट में अमाउंट दिखाते हैं, तो पीएनएल अकाउंट में अमाउंट दिखाते हैं बैड डेब्ट as per trial balance plus further bad debt as shown outside trial balance, add new provision जो अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, और माइनस ओल्ड प्रोविजन। अगर इन तीनों के सम से ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट कम है तो हम यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन को माइनस करके जो अमाउंट आता है उसे पीएनएल से चार्ज करते हैं। तो यहां पर बैड डेब्ट एज पर ट्रायल बैलेंस बच्चों गिवन थी आपकी, बैड डेब्ट एज पर ट्रायल बैलेंस गिवन थी 15,500। ये आपका बैड डेब्ट 15,500। फर्दर बैड डेब्ट नहीं दे रखा। न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है आपको, जो डेटर 3 लाख का 5% 15,000 है। तो न्यू प्रोविजन बच्चों 15,000, टोटल अमाउंट 30,500, जिसमें से आपको माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन दैट इज शोन इन ट्रायल बैलेंस दैट इज 18,000।
तो 30,500 में से 18 माइनस करेंगे तो 12,500 जो अमाउंट है वो पीएनएल से चार्ज किया जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 78, इसमें दे रखा है बच्चों परचेज 15,20,000 थी, वेजेस एंड सैलरी 210 थे, सेल्स 2160 थी, ओपनिंग स्टॉक 2,08,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 220 है, ऑडिट फीस 15,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा बताइए। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट और कुछ नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल सा एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पर ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कीजिए, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, यहाँ आप सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल्स आपका 21,60,000 है, क्लोजिंग स्टॉक आपको बच्चों 2,20,000 है, और यहां आप ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक आपका यहां पर गिवन है 2,08,000, परचेज है बच्चों आपकी यहां पर 15,20,000, और फिर यहाँ आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो वेजेस एंड सैलरी जो है ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2,10,000। तो जो डिफरेंस आने वाला है बच्चों यहाँ पर यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्रेडिट में आपका 21,60,000 है, प्लस 2,20,000 है, तो यहां पर बच्चों टोटल आ रहा है 23,80,000। इसमें से आप माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक विच इज 2,08,000, इसमें से आप माइनस करेंगे परचेज विच इज 15,20,000, इसमें से आप माइनस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसिव विच इज 2,10,000। तो आपका 442, तो आपको बच्चों करेक्ट ऑप्शन सी 442 आने वाला है। 78 के बाद 79 नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज अ, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनर्ड, ये चारों अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है बच्चों अ ट्रायल बैलेंस शोज, तो ट्रायल बैलेंस ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अकाउंट की शो करती है। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें पूछा गया है द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर टू whom the amount in the bill is made payable to is known as the payee of the bill। जिस व्यक्ति को बिल का पैसा मिलेगा उसे क्या कहा गया है? तो उसे पेई कहा गया है बच्चों। नेक्स्ट 82, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स मतलब बिल को रिटायर करना, खत्म करना। तो मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, ये इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड सिंपल से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 83, विच ऑफ दीज अकाउंट इज नॉट ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक में इनमें से कौन सा अकाउंट ओपन नहीं किया जाता? तो बच्चों कंसाइनर कमीशन अकाउंट ओपन नहीं करता, इनमें से कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनी, ये तीनों अकाउंट ओपन करता है कंसाइनर। नेक्स्ट 84, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या शो करता है इन चारों में से? तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ कंसर्न फॉर अ पीरियड शो करता है बच्चों। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट शो करती है, फाइनेंशियल रिजल्ट पीएनएल ही शो करता है पर ऑन अ पर्टिकुलर डेट शो नहीं करता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका
P&L अकाउंट शो नहीं करता, ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। नेक्स्ट बच्चों 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिपेयर्ड बाय NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो NPO इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट तीनों प्रिपेयर करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है बच्चों। 86, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ, इनडायरेक्ट मटेरियल इनमें से किसका पार्ट है? तो मटेरियल कंज्यूम में तो डायरेक्ट मटेरियल आता है, प्राइम कॉस्ट में भी डायरेक्ट मटेरियल आता है, चार्जेबल एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन सकता है। इसके बाद बच्चों 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो हमें पता है कॉस्ट शीट का पार्ट होता है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? जो आपके रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करती है। तो ऐसी लेबरर्स होते हैं जो आपके लिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट भी होती है। एज यू नो कि प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और कन्वर्जन कॉस्ट का भी पार्ट होती है, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होती है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, वो आता है। तो इसका डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट 88 में आपसे पूछा गया है बच्चों, इन क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन करना है कॉस्ट का। तो आपके फंक्शन वाइज कॉस्ट शीट में जो ओवरहेड्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 89, इसमें पूछा गया आपसे द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन इज फॉल्स, बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटपुट, फॉल्स, पहला ऑप्शन ही फॉल्स है, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है आपकी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस होती जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड नहीं होती। तो ए ऑप्शन इज फॉल्स, आगे के बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज, तो बच्चों करेक्ट आंसर है कॉस्ट शीट। नेक्स्ट 92, अ कॉस्ट यूनिट, a cost unit is measure of work output in a standard hour, a cost unit is, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, a cost unit is a unit of production or service in relation to which cost are ascertained। तो cost unit के लिए करेक्ट आंसर है बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 93, from the following information find out purchase of raw material when raw material consumed is 53, closing stock is 9, opening stock is 6। तो बच्चों raw material consumed का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर आपको फाइंड आउट द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब ये एलिमेंट आपसे पूछा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 53,000 गिवन है, 53 इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक विच इज 6, परचेज आपसे पूछा गया है बच्चों, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका 9,000 है। आप वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे तो आपकी परचेज जो है 53 प्लस 9 62 माइनस 6 56, तो आपकी परचेज जो आने वाली है वो 56 आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट? तो इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कैश डिस्काउंट, ये तीनों ही आइटम जो है एलिमिनेट की जाएंगी कॉस्ट अकाउंट से। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा गया है बच्चों, डायरेक्ट वेजेस 246,000 है, फैक्ट्री कॉस्ट 5,60,000 है,
If the ratio of direct wages and factory overhead is 3:1, then direct material cost will be. तो आपसे इसमें डायरेक्ट मटेरियल पूछा गया है, तो आप इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ कीजिए कॉस्ट शीट। डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी बनेगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अगर आप ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स तो आपकी आती है बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट। तो इनमें से गिवन एलिमेंट क्या है आपके पास? डायरेक्ट वेजेस जो 2,46,000 है, और फैक्ट्री कॉस्ट विच इज 5,60,000। अब आपके पास यहां पर कुछ रिलेशन दे रखा है, जैसे डायरेक्ट वेजेस का फैक्ट्री ओवरहेड से 3:1 का रिलेशन है। तो आपकी डायरेक्ट वेजेस 2,46,000 है और डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड का जो प्रपोर्शन है वो 3:1 है। तो आप इसमें 3 डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। कितना आने वाला है? 246 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 82,000 आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। तो 82,000 फैक्ट्री ओवरहेड जो है, अगर 5,60,000 फैक्ट्री कॉस्ट में से आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4,78,000 आपका प्राइम कॉस्ट आएगा। उसमें से अगर आप डायरेक्ट मटेरियल भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे 246, तो आपका 2,32,000 रॉ मटेरियल आने वाला है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें पूछा गया है आपसे विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड बाय स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बच्चों स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपसे बैच कॉस्टिंग के अंदर स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैच कॉस्टिंग यूज करती है। जनरली इनके प्रोडक्शन बैचेस में होते हैं। तो बच्चों लास्ट 4 क्वेश्चंस 97, इसमें आपसे पूछा गया है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। तो डायरेक्टर का काम ऑफिस में होता है बच्चों, एंड एक्सपेंसेस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस आर फॉर्म पार्ट ऑफ। तो डायरेक्टर का काम ऑफिस में होता है, तो इसके एक्सपेंसेस जो है एडमिनिस्ट्रेटर ओवरहेड का पार्ट बनने वाले हैं। नेक्स्ट 98, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, इसका एक्चुअल पेमेंट नहीं होता है, ये एक नॉशनल या फिर इंप्यूटेड कॉस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों बी। 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CAS 9 किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन एज, ओवरहेड इनडायरेक्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो भी इनडायरेक्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये जो चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं ये ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो चार्ज होते हैं प्रोडक्ट पर। तो बच्चों ये थे आपके 50 क्वेश्चंस फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो दिसंबर 2023 के अंदर पूछे गए थे CMA फाउंडेशन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे नेट पे, आप उस पर डाउट जो है कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू बच्चों।